हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि अगर किताबें जल जाएं और कब्रें मिट्टी में मिल जाएं, इमारतें ध्वस्त हो जाएं, तब हम इतिहास को कैसे लिखेंगे, इतिहास को कैसे जानेंगे? बेसिकली इतिहास जो है वो धरती में दबा हुआ होता है। उसको लिखा जाता है लेकिन वो धरती में दबा हुआ होता है। तो एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में हम इस अध्याय 4 में क्या बताती हैं किताबें और कब्रें, इनके बारे में हम समझेंगे और किस प्रकार से किताबें मतलब साहित्यिक स्रोत और कब्रें मतलब पुरातात्विक स्रोत हमें मदद करते हैं इतिहास को जानने में। तो स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अनुराग और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। हर एक चैप्टर की शुरुआत जो है एक प्रश्न से की गई है या किसी एक छात्रा की जिज्ञासा से की गई है, तो इस चैप्टर की भी शुरुआत ऐसी ही कुछ होती है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वो पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। पुस्तकालय पहुंचने पर उन्होंने बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से किताबों से भरे हुए रैक देखे। कोने में एक अलमारी खड़ी थी जहाँ पे बहुत सारी मोटी-मोटी किताबें थीं। तो टीचर ने कहा कि इस अलमारी में अलग-अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मैरी जो एक लड़की है जो कि उस पुस्तकालय में गई थी, सोचने लगी वेद क्या होते हैं? कैसे पता लगाएँ वेद क्या होते हैं? तो यह अध्याय जो है, यही सब चीज़ें बताने की कोशिश करता है। अब हम समझेंगे कि इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं। इतिहास जानने के बेसिकली 3 स्रोत होते हैं। कौन-कौन से 3 स्रोत होते हैं? नंबर 1 होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। और नंबर 3 जो होता है वो विदेशी विवरण। विदेशी विवरण। इन 3 स्रोतों के माध्यम से हम यह जानते हैं कि प्राचीन काल का समाज, प्राचीन काल का जीवन, प्राचीन काल में राजा-रानियाँ, उनकी शासन व्यवस्था, जो भी सारे पक्ष होते हैं प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, उन सभी पक्षों को इन 3 स्रोतों के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत की, पुरातात्विक स्रोत की। तो पुरातात्विक स्रोत जो होता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? तो इसमें हो गई मूर्तियाँ, इमारतें, सिक्के, कब्रें या समाधान, इसी प्रकार की अन्य बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। साहित्यिक स्रोत में सामान्य सी बात है, साहित्यिक स्रोत में सभी प्रकार के प्राचीन ग्रंथ और विदेशी विवरण में जिन यात्रियों ने या जिन भी लोगों ने प्राचीन काल में विदेशों से भारत की यात्रा की, उन्होंने इन यात्रा वृत्तांतों के बारे में लिखा और उन्होंने भारत के बारे में भी लिखा, भारतीय समाज के बारे में भी लिखा। तो उन लेखकों का जो ये स्रोत हैं, उन लेखकों के जो ग्रंथ हैं, उन लोग लेखकों की जो रचनाएँ हैं, उनको अध्ययन करके हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस समय का समाज, उस समय का कल्चर किस प्रकार का था। ओके? तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं टॉपिक 1 से, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। आपने वेद के बारे में सुना होगा, आप में से हर कोई वेद जानता है। वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं 4। कौन-कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है उसकी संज्ञा प्राप्त है ऋग्वेद की। ऋग्वेद की जो रचना है वो लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, सिर्फ 6th क्लास के लिए नहीं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं। प्रार्थनाएँ मतलब सूक्त हैं, अभी मैं बताता हूँ सूक्त क्या है। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं। सूक्त क्या होते हैं? सूक्त का सामान्य सा मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त जो होते थे या ये जो मंत्र होते थे, ये विभिन्न देवी-देवताओं की स्तुति में रचे जाते थे। ऋग्वेद कालीन लोग जो थे, ऋग्वेद कालीन जो समाज था, उसमें बेसिकली 3 महत्वपूर्ण देवता थे। कौन-कौन से थे? अग्नि थे, इंद्र थे और सोम थे। अग्नि जो है आग की देवता थी, इंद्र युद्ध के देवता थे और सोम जो है एक पेय रस होता था, जो ऐसा लोगों का मानना था कि वह देवताओं को बहुत प्रिय होता है, सोम रस। सोम एक वृक्ष था, जिसके माध्यम से वो रस बनाया जाता था। तो ऐसा लोगों का मानना था कि यह रस देवताओं पे चढ़ाने से देवता प्रसन्न होते हैं और इसीलिए लोग उस सोम रस का सेवन भी करते थे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वैदिक काल है, वैदिक पीरियड है, उसको 2 भागों में बाँटा गया है। वैदिक काल को 2 भागों में बाँटा जाता है। वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? तो वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है, वो 1500 से 500 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व। और इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा है 1000 से 500 ईसा पूर्व। ये जो टाइम पीरियड है, इसको कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व को क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक।
और जो 500 से 1000 से 500 ईसा पूर्व है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो हम इसी टाइम पीरियड के बारे में इस अध्याय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य जो है विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अर्थात जो ये सूक्त थे, जो ये मंत्र थे, इनका अध्ययन कैसे होता था? इनका अध्ययन याद करके होता था। मतलब कि आचार्य बैठता था सामने, गुरु बैठता था सामने, सामने स्टूडेंट बैठते थे और फिर गुरु उसका उच्चारण करता था, उस स्टूडेंट उसको रिपीट करते थे। और ये एक प्रकार से सुनने, सुनाने और बोलने जैसी एक पद्धति थी जिसके माध्यम से लोग याद करते थे, क्योंकि उस समय जो है लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में लेखन कला का विकास हो गया था, लेकिन हम आज के आधुनिक लेखन कला जैसी उस समय की लेखन कला को नहीं कह सकते। और ऋग्वेद की जो भाषा है, ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत है। प्राक संस्कृत का क्या मतलब होता है? कि संस्कृत भाषा के विकास के पहले की भाषा। संस्कृत भाषा के विकास के पहले की भाषा। पहले की भाषा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो ऋग्वेद की भाषा जो है वो प्राक संस्कृत होती है, जो कि आज की संस्कृत, वर्तमान की संस्कृत से अलग होती है। थोड़ा जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा भिन्न होती है। नेक्स्ट जो एक सब टॉपिक है वह है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं क्या है? तो संस्कृत भाषा जो है उसका जो परिवार है वो भारोपी परिवार होता है। भारोपी परिवार का मतलब क्या होता है? कि यह भाषा जो है भारत और यूरोप में बोले जाने वाले परिवार का एक हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम मान सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो आर्य हैं वो एशिया माइनर से आए थे, और एशिया माइनर जो है यूरोप के काफी पास में पाया जाता है। तो भारतीय भाषा और यूरोप की भाषा दोनों को मिला करके एक संस्कृत भाषा का निर्माण होता है। भारत की कई और भाषाएं हैं जो कि अलग अलग जो परिवार हैं उनसे वो मेल खाती हैं। ठीक है, जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि से जुड़ी भाषाएं हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे कि संस्कृत का उदाहरण लेते हैं तो मात्र जो है वो संस्कृत का वर्ड है, जबकि माँ जो है वो हिंदी का वर्ड है और मदर जो है अंग्रेजी का वर्ड। तो ये तीनों वर्ड आप जब देखेंगे तो तीनों काफी हद तक एक दूसरे से मैच खाते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए जो है उनको एक परिवार की भाषाएं कही जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम पूर्वोत्तर में जाते हैं, पूर्वोत्तर प्रदेशों में, तो वहां पे जो भाषाएं मिलेंगी हमको वो तिब्बत वर्मा परिवार की, मतलब तिब्बत, हमारा तिब्बत का जो पठार है वहाँ का क्षेत्र जो है वहां पे बोली जाने वाली भाषा, और बर्मा मतलब म्यांमार, इन दोनों की भाषाओं को मिला करके एक प्रकार की जो भाषाएं निर्माण होती हैं उनको क्या कहते हैं? तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये जो है किस परिवार की भाषाएं हैं? ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की हैं। तो बेसिकली ये एक जानकारी के लिए आपको चीजें बताई गई हैं कि भारत में कई प्रकार के भाषाई परिवार जो है वो व्याप्त हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई होती हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ, तो ये पीडीएफ कहीं ना कहीं लिखा गया है, छापा गया है, लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, उसका श्रवण किया जाता था, ना कि उसको पढ़ा जाता था। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि आचार्य या गुरु जो होता था वो बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही श्रवण करवाता था, और बच्चे जो है वह अपना श्रवण करते थे। जब वो गुरु बनते थे तो वो अपने शिष्यों को श्रवण करवाते थे, मतलब उनको याद करवाते थे। ओके, इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरी टॉपिक है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करता है? इतिहासकार सिर्फ ऋग्वेद का ही अध्ययन नहीं, इतिहासकार जो है इतिहास का अध्ययन कैसे करता है, इतिहास का लेखन कैसे करता है, उन सब चीजों के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इतिहासकार बेसिकली 2 तरीकों से चीजों का अध्ययन करके इतिहास लेखन का काम करने का कोशिश करता है। पहला है कि वो भौतिक अवशेषों को पढ़ता है, भौतिक अवशेषों को पढ़ता है। दूसरा जो है वह लिखित स्रोतों को पढ़ता है, लिखित स्रोतों को पढ़ता है। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक अवशेष मान लेते हैं कि एक पुरातत्वविद है या एक इतिहासकार है, एक प्लेस की खुदाई करता है, वहां पे उसको विभिन्न प्रकार के भौतिक अवशेष, मूर्तियां हो गई, सिक्के हो गए, ईंटें हो गई, या कई सारी इमारतें हो गई, ठीक है, ये सभी चीजें जो है उसको वहां से मिलती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया से। तो अब क्या करेगा कि वो विभिन्न प्रकार के अपने ज्ञान के आधार पर या विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से उसको मैच करके या उससे ज्ञान प्राप्त करके उसको समझ करके इतिहास लेखन का कार्य करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वह इतिहास लिखने का कार्य करता है। दूसरा, वह लिखित स्रोतों को, जैसे कि
संगम साहित्य हो गया, संगम साहित्य हो गया, या अन्य भाषाएं, अन्य जो भाषाई साहित्य है, या फिर जो अन्य प्रकार के अभिलेख मिले हैं, जैसे अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी, प्राकृत और अरामाइक भाषाओं में मिलते हैं। तो इन अभिलेखों के अध्ययन के माध्यम से वह यह समझने की कोशिश करेगा कि तब का समाज कैसा था, तब के समाज की सामाजिक संरचना कैसी थी, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, वहाँ का राजनीतिक ढांचा कैसा था, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। इन सब चीज़ों के बारे में वह समझकर और आज वर्तमान में हमें उस समय के जो उस समय का समाज था उसके बारे में हमें बताने की कोशिश करता है। तो अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करता है, तो वह भी भौतिक स्रोतों और लिखित स्रोतों के आधार पर जो जानकारी एकत्रित करता है, उसी के आधार पर ऋग्वेद का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे एक वार्तालाप बताया गया है जो किसी पांडुलिपि से मिला होगा, जो कभी ऋग्वेद के लिए लिखी गई होगी, तो उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। वार्तालाप का मतलब कि आपसी बातचीत के रूप में है। कुछ मंत्र ऐसे हैं। विश्वामित्र नामक एक ऋषि है और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच में यह संवाद है। मतलब कि विश्वामित्र नामक ऋषि और व्यास और सतलुज नदी के बीच में इस संवाद का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये एक प्रकार की पांडुलिपि है जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। यह कश्मीर में 150 साल पहले ऋग्वेद में सबसे पहली बार छपने के लिए इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, तो मतलब ये एक प्रकार से हमको कह सकते हैं कि ऋग्वेद का जो है वो मूल प्रति यहाँ पे है। ठीक, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं कि विश्वामित्र और नदियों के बीच में क्या संवाद हुआ। हालांकि ये जो है सिक्स क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर का जो पैराग्राफ था वो कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 6 क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्वामित्र क्या कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। मतलब कि विश्वामित्र कह रहे हैं कि आप अपनी जो पूरी शक्ति से बह रही हैं और आप जाकर के समुद्र में मिल जाना चाहती हैं। तो इस बात पे नदियां क्या उत्तर देती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। मतलब कि हम नदियां जो है देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार क्या बताना चाहता है, ये पैराग्राफ दे करके इतिहासकार क्या बताना चाहता है कि यह प्रार्थना उस क्षेत्रों में रची गई होंगी जहां नदियां बहती रही होंगी। ठीक है, तो मतलब जब ये वृत्तांत मिला है तो यहाँ पे क्या हमको पता चल रहा है, जियोग्राफी, उस समय की जियोग्राफी, मतलब कि जहां पे सतलुज और व्यास नदियां पाई गई हैं उसी क्षेत्रों में इस वृत्तांत की रचना हुई होगी। वे यह भी बताते हैं कि इतिहासकार इस पैराग्राफ के माध्यम से यह भी कहने की कोशिश करता है कि जो विश्वामित्र ऋषि जिस समाज में रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ओके, तो इस प्रकार से हम इन पैराग्राफ के माध्यम से उस समाज की संरचना को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती जो कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सप्त सिंधु प्रदेश की, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र आया है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ जो है एक बार ऋग्वेद में हुआ है। ओके, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इजी से इजी वर्ड में आपको चीजें समझाने के लिए। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय के समाज में मवेशी, घोड़ों और रथ का क्या महत्व होता था। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मतलब ये चीजें इंपॉर्टेंट रही होंगी तभी इनके लिए अनेक प्रार्थनाएं होती हैं। घोड़ों की इंपॉर्टेंस क्यों है ऋग्वेद में, क्योंकि आर्य जो है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो घोड़ों से परिचित नहीं थे। ठीक है, जब आर्य आए तभी घोड़ों से परिचय हुआ इतिहास में। ठीक है, भारतीय लोगों को। तो घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़ों का क्या काम होता था कि वो लड़ाई में रथ खींचते थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट थे क्योंकि यह शक्ति प्रदर्शन में भी सहायक होते थे। लड़ाई किस लिए होती थी, तो लड़ाई बेसिकली जो है वो मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाई में मवेशी जीत के लाए जाते थे, खासकर गाय को जो है ऋग्वेद में बहुत महत्व दिया गया है और इसकी वजह से ही बहुत सारे युद्ध लड़े जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी होती थी। लड़ाइयाँ किसके लिए होती थी, गाय के लिए होती थी, जमीन के लिए होती थी, चारागाह के लिए होती थी। ठीक है, पानी के लिए लड़ाइयाँ होती थी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ की जाती थी। मान लो किसी एक समुदाय के लोगों को किसी ने बंदी बना लिया, ठीक है,
तो दूसरे समुदाय के लोग क्या करेंगे, आपस में जंग करेंगे। ऐसा आज जैसा सिस्टम नहीं था, मतलब या फिर जब से हम आधुनिक भारत की इतिहास में जो है लड़ाइयाँ पढ़ते थे, वैसा सिस्टम नहीं था। एक कबीला था, एक सोसाइटी होती थी, जन होते थे जिनको छोटे छोटे कबीले कहा जाता था। वो आपस में ही लड़ते थे, कभी कभी मवेशियों के लिए, कभी कभी चारागाह के लिए, कभी कभी जमीन के लिए, कभी कभी पानी के लिए, कभी कभी किसी कबीले के लोगों को दूसरे कबीले के लोगों ने बंदी बना लिया, तो उनके लिए आपस में लड़ाइयाँ होने लगती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बेसिक रिसोर्सेज के लिए लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा ठीक है, मान लो लड़ाई हो गई, अब वहां से जो धन मिला उसको कैसे उस समय के लोग विभाजित करते थे, या उसको कौन व्यक्ति रखता था? तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। कौन रख लेता था? कुछ भाग सरदार रख लेते थे। कुछ भाग पुरोहित को दिया जाता था, क्योंकि पुरोहित भी समाज का उस समय बहुत एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता था। शेष धन का क्या किया जाता था? शेष धन का जो प्रयोग है वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी दिया जाता था। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हो गई? एक तो हो गया भाई साहब सरदार हो गया, दूसरा पुरोहित हो गया, तीसरा आम लोग हो गए, चौथा जो है यज्ञ हो गया। यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट कर्मकांड होता था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा होती थी उस समय की। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, और ये आहुतियां जो है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाती थी। इस आहुति में जो है घी हो गया, अनाज हो गया, और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियां दी जाती थी। अधिकांश पुरुष जो है युद्धों में भाग नहीं लेते थे। कोई भी स्थायी सेना का प्रावधान नहीं होता था, जैसे कि आज भारत की सेना है, पाकिस्तान की सेना है, चाइना की सेना है। वैसे उस समय कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। जो कबीले के लोग होते थे वही जो है साथ मिलकर के लड़ते थे दूसरे कबीलों से। ठीक है, और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मतलब कि कई सारे लोग जो है मिल करके अपने सरदार को चुनते थे। सरदार कैसा होना चाहिए था? सरदार शक्तिशाली होता था, सरदार जो है विवेकशील होना चाहिए था। बेसिकली शक्तिशाली होना ही पर्याप्त होता रहा होगा। आई होप कि जो व्यक्ति जो है उस समाज में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता रहा होगा, उसके लिए कई तरह की परीक्षाएं होती रही होंगी, वह व्यक्ति जो है समाज में सरदार चुना जाता रहा होगा, उस कबीले का सरदार चुना जाता रहा होगा। और यह चुनाव जो है वह कई सारे लोग मिलकर करते रहे होंगे, जैसे कि पुरोहित हो गया, या अन्य भागों के लोग, अन्य समाज के अन्य लोग हो गए, वह सभी जो हुए मिलके एक सरदार का चुनाव करते थे, और वही सरदार जो है उनका नेतृत्व करता था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ऋग्वैदिक कालीन लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, तो लोगों का वर्गीकरण बेसिकली काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। तो ऋग्वैदिक कालीन या वैदिक कालीन लोगों का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया जाता था? काम के आधार पे, ठीक है, भाषा के आधार पे, परिवार या समुदाय के आधार पे, निवास स्थान के आधार पे, और सांस्कृतिक परंपराएं जो कि उनके कल्चरल जो ट्रेडिशंस थे उनके आधार पे किया जाता रहा होगा। ठीक है, ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्दों को हम देखेंगे। ऐसे में दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पे किया जाता है। यहाँ पे हमने काम के आधार पे पढ़ा था, तो दो समूह ऐसे हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पे किया जाता था। कौन कौन से वो समूह हैं? तो एक हो गया पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। इनका काम क्या होता था? यह तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में यज्ञ का बहुत महत्व था। यज्ञ एक प्रकार का माध्यम होता था देवता को प्रसन्न करने का, देवता को किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय उसको सूचित करने का, उसको प्रसन्न करने का। मान लेते हैं अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, ऐसे समय में सारे जो सरदार होते थे या फिर जो समाज के लोग होते थे, ऋग्वैदिक समाज के लोग होते थे, वह सभी मिल करके यज्ञों का अनुष्ठान करवाते थे पुरोहितों के माध्यम से। यज्ञ करवाने का अधिकार जो है सिर्फ पुरोहित को ही होता था। पुरोहित ही यज्ञ करवा सकता था, कोई अन्य व्यक्ति जो है, या ब्राह्मण ही यज्ञ करवा सकता था, कोई अन्य व्यक्ति जो है यज्ञ नहीं करवा सकता था। दूसरे लोग थे राजा। राजा मतलब क्षत्रिय। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था हमको दिख रही होगी। ठीक है, क्षत्रिय क्या काम करता था? क्षत्रिय का बेसिकली काम होता था कि समाज में रक्षा करना, समाज में लोगों की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना। किससे रक्षा करना? ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरे कबीले होते हैं उनसे रक्षा करना, या विभिन्न प्रकार के जानवरों से, जंगली जानवरों से रक्षा करना, आपस जो बाहर के विदेशी लोग हैं उनसे रक्षा करना। तो क्षत्रिय का काम होता था लड़ाई करना, रक्षा करना। ठीक, जिसके बदले में उसको चुना जाता था। ये राजा रानी वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, क्योंकि एक शुरुआती समाज की बात कर रहे हैं हम, एक प्रारंभिक समाज की बात कर रहे हैं, जो समाज अभी से पनप रहा था। क्योंकि अभी हम जो है नवपाषाण काल में हम स्थापित होकर रहना शुरू किए। हमने थोड़ा सा सभ्यता सीखी, हमने एग्रीकल्चर शुरू की। अब नवपाषाण काल से हम आ जाते हैं वैदिक हड़प्पा सभ्यता
और हड़प्पा सभ्यता से आ जाते हैं वैदिक कल्चर में, वैदिक में। तो बेसिकली 7000 साल पहले नवपाषाण काल शुरू हो जाता है, और जो है 1500 साल पहले जो है अपना वैदिक कल्चर। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं था, कुछ हजार सालों की बात थी, जिसके बाद जो है तो सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि वो बड़े बड़े राजधानियों और महलों में रहते थे। इनके पास सेना नहीं थी, ना ही वे कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन सकता था। देखो, ये ऋग्वैदिक काल की विशेषता है। जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो चीजें और जटिल होती चली जाएंगी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो है अभी भी चीजें बेहतर थी। ओके, वेट ए मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे वंशानुगत व्यवस्था अभी नहीं आई थी ऋग्वैदिक काल में। मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो है वो वंशानुगत व्यवस्था अभी यहाँ पे नहीं आई थी। ठीक है, क्या सिस्टम था फिर? वही शासक वही बन सकता था, शासक वही बन सकता था जिसके पास योग्यता होती थी, जो शक्तिशाली होता था, जो उनके बनाए हुए जो परीक्षाएं थी उनको पास कर लेता था, जो परीक्षाएं पास कर लेता था वही व्यक्ति शासक बन पाता था। ठीक है, तो मतलब कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में जो है वो वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी। ओके, चलिए, आई होप की चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम आगे चलते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। मतलब पूरा, जैसे मान लेते हैं एक पूरा कबीला है तो उसके लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल होगा? उसके लिए होता था जन शब्द का इस्तेमाल। ठीक है, जैसे कि भरत कबीला हो गया या अनुराग कबीला हो गया, मेरे नाम से मान लेते हैं एक कबीला हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? जन कहेंगे। दूसरा था जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश, मतलब कि बेसिकली पूरे समुदाय के लिए, पूरे समुदाय के लिए 2 ही शब्द इस्तेमाल होते थे। एक था जन या एक था विश। इन दोनों का ही इस्तेमाल होता था। ठीक है, जन और विश, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था, दोनों सामान्य रूप से किसी एक समुदाय के लिए इस्तेमाल होते थे। तो अगर प्रश्न पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में समाज में पूरे समुदाय के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता था, ठीक है, वहां पे जन दे दिया, वहां पे अवलिक करके विश भी दे दिया और कुछ और दे दिए शब्द, तो आपको क्या लगाना है? जन और विश। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते थे। मतलब कि ऋग्वैदिक काल में जो भी इन सूक्तों या प्रार्थनाओं की रचना की है उनको क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था, क्योंकि ये आर्यकालीन समाज था ना, आर्यकालीन सभ्यता थी। ऋग्वैदिक काल जो है वो बेसिकली एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण समाज था, और यह किसके प्रतिनिधित्व में था? यह आर्यों के प्रतिनिधित्व में था, आर्यों के। इसके पहले जो हड़प्पा सभ्यता का समाज था वो कैसा था? वो शहरी समाज था। ओके, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। कौन कहता था? आर्य कहते थे कि जो हमारे विरोधी हैं, मतलब आर्यों के जो विरोधी हैं, हम कह सकते हैं कि जो यहाँ के इंडिया के मूल निवासी थे, ठीक है, उनको वो क्या कहते थे? दस्यु या दास कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं कर सकते थे, मतलब दासों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। शायद वो दूसरी भाषाएं भी बोलते थे, दूसरी भाषाएं उनको बोलने का अधिकार था। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद के समय में जो यही दास और दस्यु शब्द है ये गुलाम में परिवर्तित हो गया। अच्छा, दास कौन होते थे? तो ऐसे मान लो 2 कबीलों के बीच में या 2 जनों के बीच में युद्ध होता है और एक जन हार जाता है, तो इसके जो है लोगों को बंदी बना लिया जाता है, तो उन्हीं को जो है आगे चल के गुलाम कहा जाता था या दास कहा जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। मतलब कि उन दासों को जो है, ये लोगों की बात कर रहा हूं मैं, लोगों को गुलाम बनाया जाता था। आज के समय में आप कल्पना कर सकते हो कि किसी भी व्यक्ति को आप गुलाम बना सकते हो? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि लोगों को गुलाम बनाया जाता था। वो वही काम करते थे जो मालिक उनसे करवाना चाहता था। अगर मालिक ने कह दिया कि आपको ये खेत जोतना है, तो आप बिल्कुल, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी आपको समस्या हो, आपको वो खेत जोत कर ही वापस आना होगा। आप मालिक के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह के विकास हो रहे थे। मतलब कि जैसे हम भारतीय उपमहाद्वीप को ये समझते हैं, ठीक है, तो यहाँ इस क्षेत्र में जो है, यहाँ पे सिंधु नदी वाले क्षेत्र में, यहाँ पे ऋग्वेद की रचना हो रही थी।
लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में भी तो चीज़ों का विकास हो रहा होगा। ठीक है, तो उनको भी हम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है महापाषाण। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। महापाषाण अर्थात कि मतलब बहुत जो है विशाल पाषाणों की बात की जाएगी, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। तो बिल्कुल सही, बहुत ही विशाल पाषाणों की बात की जाएगी। महापाषाण क्या होते थे, महापाषाण का इतिहास में क्या महत्व है, और हम महापाषाण की मदद से उस समय के समाज और सोसाइटी के बारे में कैसे जान सकते हैं, हम इस लेक्चर में यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। महापाषाण, ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब होता है बेटा बड़ा, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर कहाँ होते थे, तो ये पत्थर मान लो यहाँ पे एक कोई व्यक्ति को दफन किया गया और यहाँ पे एक बड़ा सा पाषाण रख दिया गया। ठीक है, तो लोगों, जहाँ पे लोग दफन होते थे, लोगों द्वारा बड़े करीने से वहां पे चारों तरफ लगाए जाते थे। महापाषाण की जो कब्रें हैं बनाने की प्रथा कब शुरू हुई, लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ठीक है, मतलब जब जब नॉर्थ में, मान लेते हैं भारत का मैप है, ठीक है, तो यहाँ जब नॉर्थ में हड़प्पा सभ्यता का विकास हो रहा था, ठीक है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआती चरण चरण का विकास हो रहा था, तो साउथ में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो रहा था, महापाषाण संस्कृति चल रही थी, महापाषाण। ठीक है, इसको वो मेगालिथिक कल्चर भी कहते हैं। महापाषाण संस्कृति का विकास हो रहा था। यह प्रथा दक्कन, यहाँ पे दक्कन क्षेत्र में, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल जो है मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं। तो यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से हमें यह समझने की जरूरत है कि ये एक प्रकार की महापाषाणिक समाधि है। ठीक है, ये एक प्रकार की, इस किताब में नहीं दिया गया, लेकिन इसको कहते हैं डोल ड्रम समाधि। ठीक है, मैंने आर्कियोलॉजी पढ़ी है तो मुझे ये चीजें पता है। यहाँ पे क्या होता था, सबसे पहले जो है एक गड्ढा किया जाता था और उस गड्ढे के चारों तरफ ऐसे पत्थर लगाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे जो पत्थर फ्रंट की तरफ लगाया जाता था उसमें एक होल किया जाता था, जो कि चीजों को बाहर अंदर ले जाने के लिए होता था। उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ इन पत्थरों का जाल बिछाया जाता था और अंत में बड़े बड़े पत्थर जो है उसके चारों तरफ रखे जाते थे और इसके ऊपर जो है एक कवर लगा दिया जाता था। और इस जो पोर्ट होल है, इसको पोर्ट होल कहते हैं। इस पोर्ट होल की मदद से जो है अंदर जो है यहाँ पे उस शव को रखा जाता था और उसके साथ जो है अन्य मृदभांड वगैरह जो लोहे के चीजें होती थी उनको रखा जाता था, जीवों को रखा जाता था, ताकि उसके आगे आने वाली यात्रा में, व्यक्ति के आगे की जो भविष्य मृत्यु के बाद की यात्रा है, उसमें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो इस प्रकार की ये एक सिर्फ टाइप है महापाषाण समाधि का। इस प्रकार की लगभग 7 से 9 समाधियां मिली हैं, जैसे कि शिष्ट हो गई, इसके अलावा जो है कलश समाधि हो गई। तो इस प्रकार से कई प्रकार की समाधियां मिलती हैं। तो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना क्या है कि महापाषाण जो कल्चर है वो कितना पुराना है, लगभग 3000 साल पुराना है, 3000 साल पुराना है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, मतलब कई बार, तो ये तो डोल ड्रम समाधि बहुत अच्छे से सुनियोजित तरीके से सजाई गई है। कई बार क्या होता है कि ऐसे चारों तरफ बस पत्थर रखे होते हैं, मतलब ये बीच का अगर हम पार्ट हटा दें ये वाला, ठीक, तो केवल क्या है, ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो है महापाषाण वहां पे रखे गए होते हैं और बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अगर ये चीजें ना हो, ये पत्थर ना हो, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पे किसी प्रकार की प्राचीन जो है वो समाधि है या शवाधान स्थल है। ठीक है, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। कौन कौन से काम करने पड़ते थे, हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। सबसे पहले क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे। ठीक है, या फिर सबसे पहले शिलाखंडों का ढेर भी ला सकते हैं वो, फिर उनको तराशते हो रहे होंगे, ठीक, फिर गड्ढा खोदते रहे होंगे और फिर मरे हुए को दफनाते रहे होंगे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। क्या क्या समानताएं हैं, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मैंने कहा कि ये जो पोर्ट होल देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो मेन चीज देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो मृतक होता था उसके साथ कुछ विशिष्ट प्रकार की सामग्रियों को दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं BRW। BRW क्या होते थे, BRW जो है ब्लैक रेड वेयर होते थे, जो कि लगभग जो है 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में भी पाए जाने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो BRW होते थे यह जो है लौहकालीन समय के से भी संबंधित होते हैं। मतलब जहाँ BRW मिलेगा वहां पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां पे लोहे के अवशेष भी मिलते होंगे। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार। तो महापाषाण समाधियों से क्या मिला है, एक तो हो गया BRW ब्लैक रेड वेयर। ये क्या होता था बेसिकली, ऐसे ऐसे एक मान लेते पॉट हो गया, ठीक है,
और ये जो है ऐसे रेड कलर में होता था चारों तरफ, ये रेड कलर में होता था। यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी ये अंदर की तरफ जो है ब्लैक कलर में हो गया, या फिर यहाँ पे ब्लैक कलर की धारियाँ बना दी गई। तो यही BRW पॉट होते थे, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है हथियारों को, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने वगैरह अन्य चीजें भी दफनाई जाती थी। तो ये बेसिकली मैंने बताया कि यह एक जो परंपरा थी कि वह विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, मतलब पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और उस पुनर्जन्म से पहले की जो यात्रा है, उस यात्रा में व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ ना पड़े, इसके लिए वो जो है इन सब चीजों को दफनाते रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ महापाषाणकालीन कब्रों से मिले सामान को दिखाया गया है। ये एक प्रकार की जो हैंडिक्स होती हैं, कुल्हाड़ियाँ होती हैं, वो है लोहे की कुल्हाड़ियाँ हैं। ये लोहे का तलवार टाइप का है, और यहाँ पर भी हुक वगैरह जो है वो दिखाए गए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब हम जो है ऋग्वैदिक काल और उसके साथ साथ जो महापाषाणकालीन कल्चर है, उसमें सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता लगाएंगे। तो बेसिकली अगर हम किसी भी महापाषाणकालीन जो है कल्चर में, समाज में जो आर्थिक असमानता हो गई या फिर विभिन्न प्रकार की असमानताएं हो गई, उनके बारे में अगर पता लगाने की कोशिश करेंगे, तो हम उस 100 से प्राप्त सामान जो है उसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि उस सामान में जो है हमें बहुमूल्य चीजें मिली हैं, जैसे सोना हो गया या किसी प्रकार की अन्य बहुमूल्य धातु मिली है, और बहुत सारी सामानें मिली है, तो हम ऐसा अनुमान लगाएंगे कि यह समाधि जो है किसी कुलीन व्यक्ति की रही होगी, या फिर किसी अच्छे अमीर व्यक्ति की यह समाधि रही होगी। और जिन समाधियों में कम सामानें मिलती हैं और उनकी उस समय के हिसाब से वैल्यू कम रही होगी, तो उस समाधि को हम किसी गरीब व्यक्ति की समाधि के रूप में संज्ञा दे सकते हैं। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं, ठीक है। ब्रह्मगिरी को खोजो। ब्रह्मगिरी में महापाषाणकालीन स्थल है जो कि दक्षिण भारत में है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भी भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे, कुछ लोग सिर्फ अनुयायी थे। तो इस प्रकार से हम उस समय के समाज के बारे में, उसमें जो सामाजिक असमानताएं हैं, उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ओके। अब क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल, मैंने बताया था कि जो ऐसे पोर्ट होल होता था, पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफना सकते थे। मतलब इस पोर्ट होल को इसीलिए बनाया जाता था, ठीक है, कि यहाँ से चीजें सामान्य जो है डाल दें, ताकि जो है उस व्यक्ति को आगे की यात्रा में कोई तकलीफ ना हो। कभी कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, इसी पोर्ट होल के माध्यम से उसे भी उस बड़ी वाली कब्र में डाल दिया जाता था, ताकि वो साथ में रह सके, उनको परिवार की कमी ना हो। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हो सकती थी। इतिहास के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। चीजें जटिल होती हैं, इतिहास में बदलती रहती हैं। कभी कोई नई खोज हो गई तो नए प्रकार की जो है वो चीजें आ जाएंगी और ये चीजें गलत हो जाएंगी। अब इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। यहाँ से हम देखो चीजें क्या क्या सीख रहे हैं। हम कब्रों के माध्यम से सामाजिक असमानता को सीख रहे हैं, हम कब्रों के माध्यम से उनका कल्चर सीख रहे हैं, कब्रों के माध्यम से वो किस प्रकार के बर्तन यूज करते थे, ठीक है। उसी प्रकार के हमने ऋग्वेद की जो सूक्तियां हैं उनके माध्यम से चीजें सीखने की कोशिश की। तो इस प्रकार से हम इतिहास को सीखते हैं, जिससे हमारी दिलचस्पी बनी रहे। आप एक कहानी की तरह चीजों को सुनिए, इतिहास में आपकी दिलचस्पी जरूर बनी रहेगी। अब कह रहा है कि मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजो। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह है, ठीक है। घोड़ जो है भीमा नदी की सहायक नदी है, वहां पे एक यह जगह है। इस जगह पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ईसा पूर्व। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर जो है वह उत्तर की तरफ होता था, यहाँ पे सिर होता था उनका, और कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। तो ये उनका क्या है, अंत्येष्टि कल्चर तो हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, ठीक। उस समय के जो लोग थे उनका अंत्येष्टि कल्चर पढ़ रहे हैं। कैसे कि उनको मतलब गड्ढे में सीधा लिटाया जाता था। उनका सिर जो है किस तरफ होता था? उत्तर की तरफ होता था। उन्हें कभी कभी उनके घर के अंदर भी दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे ताकि उसको भूख लगे। ऐसे लोगों की मान्यता थी। अब इसमें क्या वास्तविकता है ये तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन जो चीजें मिली हैं उन्हीं के आधार पर निष्पक्ष हुए बिना या अपनी वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी लगाए बिना चीजें सब्जेक्टिव होकर लिखी जाती हैं, ठीक है। मतलब हम सब्जेक्टिव नहीं हो सकते इतिहास में, ऑब्जेक्टिविटी हमें रखनी पड़ती है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। मैंने कहा था कि महापाषाण समाधि का एक जो है ये भी प्रकार था कि वहां पे संदूक समाधियां मिली थी। क्या होता था, ऐसे एक संदूक टाइप का बनाया होता था, आज के मॉडर्न संदूक का नहीं, मिट्टी का बना होता था,
और उसके अंदर जो है व्यक्ति को रख के दफना दिया जाता था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से था। इस घर में एक अनाज गोदाम भी मिला था और 100 के पैर मुड़े हुए थे। मतलब कि यह किसी सरदार का घर रहा होगा या किसी अमीर व्यक्ति का घर रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। तो कंकालों का अध्ययन क्या बताता है, बेसिकली कौन था, मेल था या फीमेल था या छोटा बच्चा था, किसका कंकाल है हमको ये पता चल सकता है, ठीक है, बच्चे का था या वयस्क व्यक्ति का था, पुरुष था या फिर स्त्री था, इसका पता चल सकता है हमें, ठीक है। कंकालों से मिले सामान के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति गरीब था या अमीर था, व्यक्ति पुरुष था या स्त्री था, क्योंकि स्त्री रही होगी तो उसके लिए अलग प्रकार के सामान रखे गए होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी समझ की समस्याएं भी हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। सामान्यतः आज के भी समाज में देखेंगे तो पुरुष भी आभूषण पहनते हैं, महिलाएं भी आभूषण पहनती हैं। अब आज के किसी कंकाल को 3000-4000 साल बाद अगर खोजा जाए, ठीक है, भविष्य में, तो हम कैसे पता लगाएंगे? भाई डीएनए टेस्ट हो जाता है, अगर डीएनए उसका सही सलामत है। इस प्रकार से आभूषण के आधार पर भी पता लगा सकते हैं, या फिर उसकी कमर की बनावट के आधार पर, क्योंकि महिलाओं की जो कटी होती है, महिलाओं की जो कमर होती थी, वो कमर होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी कटी के आधार पे भी हम यह पहचान कर सकते हैं कि यह महिला था या पुरुष था। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसी वजह से उनका कटी या कूल्हा पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता किताब लिखी। तो चरक की किताब का क्या नाम है? चरक संहिता। उसमें उन्होंने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान 206 हड्डियों से काफी ज्यादा होती हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत और हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़ के बताया होगा। बेसिकली यही सब चीजें इसमें बताई गई कि हम कंकालों से क्या क्या चीजें जान सकते हैं, ठीक है। अमीर गरीब है, बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, या फिर जो वहाँ पे सामान मिले उनका कल्चर हम समझ सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को कंकालों के माध्यम से समझा जा सकता है। अब इनाम गांव जो मिला है, ठीक है, महाराष्ट्र में एक जो गांव मिला है, उसके लोगों के काम धंधे क्या है? तो बेसिकली एग्रीकल्चर हो गया, उसके अलावा जो है पशुपालन हो गया, ठीक है। यही सब काम रहे होंगे उस समय। आज जैसा कोई हाईटेक काम उनके पास तो रहा नहीं होगा, उनका जीवन इसी प्रकार से चलता था। तो एग्रीकल्चर में वो क्या करते थे? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि वह इन सब चीजों की फसलों की खेती किया कर सकते रहते होंगे। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि वह जो है पशुपालन भी किया करते रहे होंगे। हड्डियों के जो हड्डियां हैं उन पे कट के निशान मिले हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी थे, ठीक है। इन सब चीजों से ये सब चीजें पता सकती है। इस समय के जो जानवर थे, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां आदि भी पाई गई हैं। इसके अलावा जो है कुछ फल भी पाए गए हैं, जैसे कि बेर हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया, खजूर हो गया। रस भजियां भी एकत्रित की जाती थी, मतलब एक प्रकार से वो मिला जुला जो है आहार ग्रहण करते थे। तो इसमें अब लास्ट में जो है यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेल कर लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज में बाद में करवा दूंगा। देखिए, सूक्त क्या है? सूक्त का मतलब हमने क्या बताया था कि अच्छी तरह से बोला गया। रथ क्या है? रथ का प्रयोग जो है युद्ध में किया जाता था, ठीक। यज्ञ क्या है? यज्ञ एक प्रकार का अनुष्ठान है। महापाषाण क्या है? महापाषाण सजाए गए पत्थर होते थे, मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे सजाए गए पत्थर होते थे, गढ़ी, ठीक है। दास क्या है? दास क्या मतलब गुलाम होता था। यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द हैं। तो वेद क्या है? वेद हमारे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पहले साहित्यिक स्रोत हैं इतिहास के। वेद जो है हमारे धार्मिक ग्रंथ भी हैं, ठीक है। प्रार्थना क्या होती है? तो ईश्वर के, जैसे आज हम प्रार्थना करते हैं, अपने स्कूलों में हम प्रार्थना करते हैं, वैसे उस समय ईश्वर के लिए प्रार्थना की जाती थी, ठीक है। ईश्वर से निवेदन किया जाता था, कुछ मंत्रों के माध्यम से, कुछ सूक्तों के माध्यम से। भाषा हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी हम चीजें बोलते हैं, लिखते हैं, वो किसी न किसी भाषा में ही होती है। रथ प्राचीन काल में आर्यों के समय जो है यूज किए जाने वाले, युद्ध में यूज किए जाने वाले वाहन होते थे। यज्ञ एक प्रकार का अनुष्ठान होता था। राजा के बारे में जानते हैं। दास क्या होता था? ऐसे लोग होते थे जो विभिन्न कबीलों से पकड़ के लाए गए होते थे, तो उनको दास बना दिया जाता था। वो मालिक की आज्ञा मानते थे, मालिक के आदेश पे ही सारे काम करते थे। महापाषाण क्या है? महापाषाण मतलब विशाल पत्थर होते थे, जो ऐसी जगहों पे रखे जाते थे जहां पे कब्रें होती थी, ठीक है, जहां पे समाधान होते थे। कब्र हम सभी जानते हैं, जहां पे लोगों को दफनाया जाता है। कंकाल, ह्यूमन कंकाल या फिर ह्यूमन स्केलेटन या फिर जो है जानवरों के स्केलेटन। लोहा क्या है? लोहा एक प्रकार की धातु है। ओके, तो इस प्रकार से हमने इस पूरे अध्याय को अच्छे से समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको समझ में आई तो प्लीज मेरे मेहनत के लिए आप हमसे नेक्स्ट चैप्टर में जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।